कॉमन टेंजेंट, जो क्वेश्चन आज कवर कर रहे हैं आवाज में, ये जो क्वेश्चन आज कवर कर रहे हैं एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इसकी इंपॉर्टेंस काफी ज्यादा है, इसमें काफी क्वेश्चंस बनते हैं। कॉमन टेंजेंट्स, कॉमन टेंजेंट की लेंथ निकालना, कॉमन टेंजेंट की इक्वेशन निकालना और ये देखना कि कितनी कॉमन टेंजेंट्स होंगी। तो कॉमन टेंजेंट नाम से क्लियर है, एक ऐसी लाइन जो दोनों सर्कल्स को, दो सर्कल के रिस्पेक्ट बात चल रही है, तो एक ऐसी लाइन जो दो सर्कल्स को टच करे वो दोनों की कॉमन टेंजेंट होगी। ये दो सर्कल्स हैं, तो यहाँ कितनी कॉमन टेंजेंट्स बन सकती हैं? बताओ। दो। कौन कौन सी? एक ये टेंजेंट बनेगी, चार, ठीक है, तो दो तो ये टेंजेंट होगी, लेकिन ये क्रॉस में भी तो बनेगी। देयर आर फोर कॉमन टेंजेंट्स। जब दो सर्कल इस तरह से एक दूसरे से आउटसाइड होते हैं उनमें चार कॉमन टेंजेंट्स होती हैं। फोर कॉमन टेंजेंट्स, इन चार में से दो होती हैं डीसीटी, डीसीटी यानी डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट, और दो होती हैं टीसीटी, टीसीटी माने ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट। अब ये डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट क्या होती है, ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट क्या होती है? लाइक ये टेंजेंट है, टेंजेंट नंबर 1 एंड टेंजेंट नंबर 2। जब किसी एक टेंजेंट के रिस्पेक्ट दोनों सर्कल के सेंटर्स एक ही साइड में तो उसको कहते हैं डीसीटी। जैसे ये टेंजेंट नंबर 1 एंड 2 है, इसके रिस्पेक्ट बात करूंगा तो इसके लिए दोनों सेंटर ऊपर की तरफ है, इसके लिए दोनों सेंटर नीचे की तरफ है, तो इन दोनों टेंजेंट्स को हम कहते हैं डीसीटी। और अगर एक ऐसी टेंजेंट है जिसके रिस्पेक्ट दोनों सेंटर्स अपोजिट तरफ है, जैसे टेंजेंट नंबर 3 एंड 4, इसके रिस्पेक्ट दोनों सेंटर एक ऊपर की तरफ है एक नीचे की तरफ है, तो इसको हम कहते हैं टीसीटी। बोथ सेंटर्स लाई ऑन अपोजिट साइड्स, दैट इज टीसीटी। बोथ सेंटर्स लाई ऑन द सेम साइड, इट इज डीसीटी। सो दिस इज द these are the four common tangents. फोर कॉमन टेंजेंट की कंडीशन क्या है? ये सर्कल का सेंटर है C1, C2, इनकी रेडियस है R1 एंड R2। कब कहेंगे कि हमारे पास चार कॉमन टेंजेंट्स हैं? चार कॉमन टेंजेंट्स के लिए सर्कल दोनों एक दूसरे से बाहर होने चाहिए, कट वगैरह नहीं करनी चाहिए। तो कब कट नहीं करेंगे दोनों सर्कल्स? जब उनके सेंटर्स का डिस्टेंस R1 प्लस R2 से ज्यादा होगा। अगर C1 C2 की वैल्यू R1 प्लस R2 से ज्यादा है तो वो सर्कल एक दूसरे से बाहर लाई करेंगे, उस केस में चार कॉमन टेंजेंट्स होंगी, दैट इज केस नंबर 1। अब और आगे बढ़ते हुए अगर एक सर्कल दूसरे सर्कल को ऐसे टच कर ले, दैट इज एक्सटर्नल टच, कितनी कॉमन टेंजेंट्स हैं? 3। जो 3 कॉमन टेंजेंट्स हैं उनका नेचर कैसा है? दो तो है डीसीटी और एक है टीसीटी। और कंडीशन क्या होगी? C1 C2 is equals to R1 plus R2. This is the condition for 3 common tangents or external touch or 2 DCT and 1 TCT. और एक केस बने वो सर्कल थोड़ा और आगे आए और पहले वाले सर्कल को काट दे, कितनी कॉमन टेंजेंट्स बनेगी? दो बनेंगी। कैसी? डीसीटी। दो कॉमन टेंजेंट्स हैं और दोनों डीसीटी ही हैं। और इस केस में कंडीशन क्या होगी? C1 C2 is less than R1 plus R2। समझ में आती है यहाँ तक की बात? और आगे बढ़े, एक सर्कल दूसरे सर्कल को पहले काट रहा था, अभी इंटरनली टच कर रहा है। ये C1, ये C2, व्हाट इज C1 C2?
नहीं पता R1 बड़ा है R2 बड़ा, तो मैं मॉड लगा देता हूँ। लेकिन एक बात समझ लें, मान लो R1 5 है, मान लो R1 5 है, R2 3 है, तो C1 C2 कितना होगा 2। C1 C2 2 है तो सर्कल इंटरनली टच करेंगे। C1 C2 2 है तो R1 प्लस R2 से तो छोटा ही है, R1 प्लस R2 से छोटा है, और आप कह रहे हो R1 प्लस R2 से छोटा होने पर कट करेगा, फिर टच कैसे कर सकता है? मतलब ये कंडीशन सही नहीं है, ये इनकम्प्लीट है। R1 प्लस R2 से छोटा होना चाहिए, लेकिन R1 माइनस R2 से बड़ा होना चाहिए। जैसे ही R1 माइनस R2 के बराबर बनेगा, वहां जाके वो केस हो जाएगा इंटरनल टच का। इस केस में हमारे पास सिर्फ एक ही कॉमन टेंजेंट है, और ये जो कॉमन टेंजेंट है कैसी है, DCT है, TCT है? It is DCT. Both the centers are on the same side. ठीक है, समझ में आ रही है बात? एंड लास्ट इक्वेशन, जब एक सर्कल पूरी तरह से दूसरे सर्कल के अंदर आ जाएगा, एक सर्कल उसके अंदर दूसरा सर्कल, देयर इज नो कॉमन टेंजेंट, और इस केस के अंदर कंडीशन क्या होगी, C1 C2 इज लेस देन R1 माइनस R2। R1 माइनस R2 से भी छोटा डिस्टेंस आ जाए तो उस केस के अंदर जो सिचुएशन बनेगी वो बनेगी कि एक सर्कल दूसरे सर्कल के अंदर लाई करता है। सो दीज आर द 5 केसेस फॉर कॉमन टेंजेंट्स। कब कितनी टेंजेंट बनेगी, कौन कौन सी होंगी, ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। क्वेश्चन क्लियर है? अब इसी के बेसिस पे क्वेश्चन लिखते हैं। x minus 1 whole square plus y minus 3 whole square is r square, x minus 4 whole square, y plus 1 whole square is 9। आपको कहा गया फाइंड r if these circles intersects at two distinct points। आखिर ये बतानी है कि अगर सर्कल जो है दोनों दे इंटरसेक्ट एट टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स, दो अलग अलग पॉइंट्स पर ये सर्कल एक दूसरे को अगर काट रहे हैं तो आर की वैल्यू बताइए कि क्या होगी। क्या मतलब है दो पॉइंट्स पे काटने का? किस केस में हम करेंगे? हाँ, दो पॉइंट पे काटने का मतलब हो गया कि वो C1 C2 की वैल्यू R1 प्लस R2 से छोटी होनी चाहिए, R1 माइनस R2 मॉड से बड़ी होनी चाहिए। ठीक है, करिए कैलकुलेशंस, देखें क्या आता है। यहाँ पे फर्स्ट सेंटर C1 it is 1 3, C2 is 4 minus 1, R1 is R and R2 is 3। What is C1 C2? सेंटर्स के बीच में डिस्टेंस 5 आ रहा है। अब ये डिस्टेंस फॉर्मूला लगा के निकालना आपको पड़ेगा। If you find C1 C2 इट कम्स 5। क्या कह रहे हो भी? हाँ बिल्कुल रेंज आएगी, क्योंकि एक सिचुएशन है जिसमें वो एक दूसरे को काट रही है, यहाँ से यहाँ तक एक दूसरे को काटेगी। इस क्वेश्चन में देखो, यहाँ से लेके यहाँ तक इस पूरी रेंज में एक दूसरे को काटते हैं, तो उसी के अकॉर्डिंग आर की रेंज आएगी आपके पास। तो C1 C2 इज 5, C1 C2 यानी 5 जो है वो R1 प्लस R2 से छोटा होना चाहिए, एंड वो R1 माइनस R2 मॉड से बड़ा होना चाहिए। अगर मैं यहाँ से चलता हूँ तो इससे आंसर आ रहा है R इज ग्रेटर देन 2, लेकिन अगर मैं यहाँ
से चलूंगा तो थोड़ा सोचना पड़ेगा। r माइनस 3 मॉड इज लेस देन 5, यानी r माइनस 3 की वैल्यू -5 से 5 के बीच में आ गई और r की वैल्यू -2 से 8 के बीच में होगी। r नेगेटिव नहीं हो सकता, -2 से 8 के बीच में नेगेटिव पोर्शन तो वैसे ही रिजेक्ट कर देंगे। दोनों का कॉमन ले लें, इसका और इसका अगर हम कॉमन ले लें तो r की जो रेंज आएगी वो 2 से 8 तक आएगी। तो फॉर इंटरसेक्शन एट टू डिफरेंट पॉइंट्स we must have the condition that r lie between 2 and 8। क्वेश्चन समझ में आ गया बेटा? आसान है बात। अब कॉमन टेंजेंट भी चलेगी डिस्कशन। पहले नंबर ऑफ टेंजेंट देखिए, अब हम निकालेंगे टेंजेंट की लेंथ। यानी इस केस के अंदर बात करेंगे सबसे पहले कि अगर ये कॉमन टेंजेंट है, कॉमन टेंजेंट की लेंथ से क्या मतलब होता है, जहां इसने यहां टच किया और यहां टच किया, इसके बीच का डिस्टेंस। सो विल फाइंड लेंथ ऑफ कॉमन टेंजेंट। यहां तक नोट कर लिया कर दो। So now we need length of common tangent। तो कॉमन टेंजेंट में भी DCT TCT दोनों की लेंथ का अलग अलग फॉर्मूला होता है। पहले हम DCT निकालते हैं। इस एक सर्कल, ये दूसरा सर्कल, ये कॉमन टेंजेंट है, इसकी लेंथ चाहिए। मान लीजिए पॉइंट A है, ये पॉइंट B है, तो AB लेंथ चाहिए। ठीक है। इस सर्कल का सेंटर C1, इस सर्कल का सेंटर C2, रेडियस R1 एंड R2, ये परपेंडिकुलर होगा सेंटर से, ये भी परपेंडिकुलर होगा। दिस इज R1, दिस इज R2। मेरे पास अवेलेबिलिटी जिन चीजों की है, हमें सर्कल के इक्वेशंस पता है, मतलब दोनों सेंटर पता है, दोनों रेडियस पता है, और कुछ नहीं पता, आंसर आने वाला जो भी होगा वो सेंटर और रेडियस की टर्म्स में ही आएगा। ठीक है, क्लियर है ना इतना? तो आंसर विल बी इन टर्म्स ऑफ C1 C2 एंड R1 R2। तो मुझे लेंथ AB चाहिए। अगर C2 से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया जाए, क्योंकि यहां जाके मान लो पॉइंट P पे काटता है, तो क्या ये AB C2P एक रेक्टेंगल है? सारे एंगल 90 डिग्री दिख रहे हैं ना, तो रेक्टेंगल बन गया। आपको चाहिए लेंथ ऑफ DCT जो कि है AB, जो कि बराबर होगा C2P के। अगर C2P निकल जाए तो AB निकल जाएगा। C2P ये निकालना है इस राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर। इस 90 डिग्री के सामने ये हाइपोटेन्यूज है C1 C2, C1 भी पता है, C2 भी पता है, C1 C2 फाइंड कर सकते हैं डिस्टेंस फार्मूला से। क्या ये C1P पता है? ये रेक्टेंगल है ना, ये R2 है, तो ये इधर R2 होगा, तो ये कितना बच गया? R1 माइनस R2। तो C2P विल बी रूट ऑफ C1 C2 होल स्क्वायर। डिस्टेंस फॉर्मूला से डिस्टेंस निकलेगा माइनस R1 माइनस R2 होल स्क्वायर। So this is the length of direct common tangent। ये फॉर्मूला याद रखना है। रूटीन जब 9 10 के अंदर थोड़ी सी ढंग से पढ़ाई करवाई जाती है ना, तो ये फॉर्मूला क्लास 10 पे बताया जाता है। आप लोगों को नहीं बताया गया होगा क्योंकि CBSE लेवल पर नहीं डील करते हम लोग। मैं भी CBSE लेवल पर पढ़ा रहा हूँ तो शायद नाम आता, बट जो थोड़ा सा बेसिक स्टार्ट से स्ट्रॉन्ग करके चलता है वो ये फॉर्मूला स्टार्टिंग से याद रखता है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं TCT पे। द लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट, लेंथ ऑफ TCT। सो हाउ टू फाइंड लेंथ ऑफ TCT? डायग्राम दोबारा बनाते हैं।
ये एक सर्कल बड़ा बन गया, ये दूसरा सर्कल, this is TCT. You need the length of TCT which is AB. सर्कल का सेंटर पता है C1, C2, C1 से ज्वाइन करेंगे परपेंडिकुलर बनेगा, C2 से ज्वाइन करेंगे परपेंडिकुलर बनेगा, रेडियस R1 एंड R2। अब देखिए सेम वही चीज करनी है, C2 से परपेंडिकुलर डाला था ना इस पे C1A पे, तो C2 से परपेंडिकुलर डालेंगे C1A पे, इसको एक्सटेंड करते हैं, ये परपेंडिकुलर ड्रॉप करते हैं जो यहाँ जाके P पे काटते हैं। सेम ABC2P, ABC2P इज रेक्टेंगल, ये R2 है तो इधर ये R2 होगा, C1 C2 को ज्वाइन कर दिया, राइट एंगल ट्राइंगल कौन सा लेंगे, लेंथ ऑफ TCT is AB, सेम चल रहा है, AB which is equals to C2P, और C2P किस राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर है, C1 C2P में, and C2P is one of the sides, C1 C2 hypotenuse है, तो क्या बनेगा C1 C2 होल स्क्वायर माइनस, अब ये साइड कितनी है C1P, R1 प्लस R2 होल स्क्वायर। तो ये TCT का फॉर्मूला है, ये DCT का फॉर्मूला है, ये TCT की लेंथ का फॉर्मूला है। इसको देख के क्या ये समझ आ रहा है कि TCT की लेंथ ज्यादा होगी कि TCT की, which tangent is having more length, DCT। ये क्वांटिटी सेम है, जो माइनस में हो रही है क्वांटिटी वो कम है, तो लेंथ ज्यादा है, इसमें माइनस में प्लस वाली चीज माइनस R1 प्लस R2 सब्ट्रैक्ट होगा, तो दैट इज द फॉर्मूला। ये फॉर्मूला आप आज से याद रखेंगे, कैलकुलेशन करके निकालना पॉसिबल नहीं होता, हमें इस चीज को याद रखना पड़ेगा। देखो चेक करो, कुछ पूछना है, तो पूछो। ठीक है, कुछ प्रॉपर्टीज देखो, बेसिकली आपका क्वेश्चन क्या है, इक्वेशन ऑफ DCT एंड TCT। आपको ये कहा गया दो सर्कल दे देंगे जो उसकी कॉमन टेंजेंट्स हैं, उन कॉमन टेंजेंट्स के इक्वेशंस फाइंड करिए, DCT एंड TCT का इक्वेशन निकालिए। तो इक्वेशन निकालने का तरीका क्या है, अगर आपको सर्कल देखे आउटसाइड पॉइंट दे दें, कहीं इस पॉइंट से जाने वाली टेंजेंट बताओ, तो पहले भी करवा चुका हूं, इस पॉइंट को यूज करते हुए हम टेंजेंट का इक्वेशन, लाइन का इक्वेशन लिख लेंगे, स्लोप m मानते हुए y minus y1 is equals to m into x minus x1, फिर क्योंकि वो टच करती है तो सेंटर से परपेंडिकुलर डिस्टेंस बराबर रेडियस, तो सेंटर से परपेंडिकुलर डिस्टेंस रेडियस के बराबर होगा, तो उससे m की दो वैल्यू बनेगी, दो टेंजेंट के इक्वेशन। तो क्वेश्चन तो यही है सेम, तो फर्क इतना है, आपको दो सर्कल देके कहते हैं ये DCT का इक्वेशन निकालो, आपको पॉइंट नहीं पता बार बार, अगर मुझे बस ये पॉइंट पता लग जाए कोई भी एक, इनफैक्ट कोई भी एक कहने की बजाय जहां दोनों टेंजेंट्स मिलती है वो वाला पॉइंट, उससे जाएगी ना दोनों टेंजेंट्स, तो आंसर आ जाएगा। तो उससे एक प्रॉपर्टी है, ये सिंपल सी प्रॉपर्टी है, ये दो सर्कल्स, ये कॉमन टेंजेंट, ठीक है, कॉमन टेंजेंट्स बाहर जाके कहीं मिलेंगी, ये पॉइंट C1 C2 को ज्वाइन करने वाली लाइन पे ही होता है। क्या प्रॉपर्टी है पहली,
जो कॉमन टेंजेंट मिलती है बाहर जाके या अंदर ट्रांसवर्स टेंजेंट अंदर मिलेंगी, दे मीट एट ए पॉइंट ऑन लाइन जोइनिंग C1 एंड C2। C1 C2 वाली लाइन पे ही कॉमन टेंजेंट्स जाके कटेंगी। ये पहली प्रॉपर्टी। इससे पॉइंट नहीं पता लगेगा। ये तो पता लग गया इस लाइन पे, लेकिन इस लाइन पे तो हजारों पॉइंट्स हैं। कौन सा पॉइंट है उनमें से हमें नहीं पता। तो अब एक और प्रॉपर्टी आती है कि ये जो कॉमन टेंजेंट्स हैं, ये जो बाहर जाके मिल रही हैं, जो पॉइंट P है ना, P डिवाइड्स C1 C2 in R1 ratio R2। P C1 और P C2 जो होगा ना, एक्सटर्नली डिवाइड हो रहा है बस ये। P C1 अपॉन P C2 is R1 ratio R2 एक्सटर्नली। इतनी सी बात पता लगती है तो सेक्शन फॉर्मूला से पॉइंट आ जाएगा कि नहीं? और क्यों है R1 ratio R2 एक्सटर्नली? क्यों है? मतलब एक्सटर्नली की बात नहीं कर रहा मैं, वो तो बाहर तो एक्सटर्नल होगा। R1 ratio R2 क्यों है? क्लियर, सिमिलैरिटी इज देयर। क्लास 10th का क्वेश्चन है। अगर ये ज्वाइन कर दूं तो 90 90 है, ये एंगल सेम है। ये छोटे वाला ट्रायंगल और ये बड़े वाला ट्रायंगल सिमिलर है ना, दो एंगल सेम है। तो एक साइड का जो रेशियो होगा वो दूसरी साइड का रेशियो होगा। तो ये R1 और R2 है, तो इधर से ये भी सेम रेशियो में है। दैट इज R1 R2, तो ये रेशियो भी R1 रेशियो R2 होगा। ठीक है। इसी तरह से जो ट्रांसवर्स टेंजेंट होती हैं, ट्रांसवर्स टेंजेंट भी C1 C2 वाली लाइन पे मिलती हैं। ट्रांसवर्स टेंजेंट्स आल्सो इंटरसेक्ट ऑन द लाइन joining C1 and C2 and it also divides in the same ratio। QC1 upon QC2 is also R1 ratio R2 internally। अब जब दो सर्कल पता है तो सेंटर भी पता है, रेडियस भी पता है, यानी रेशियो भी पता है, पॉइंट्स भी पता है, तो क्या सेक्शन फॉर्मूला से P पॉइंट और Q पॉइंट आ जाएंगे? Once you get P point and Q point, it is a normal question कि P point से जाने वाली टेंजेंट बताओ। तो सिंपल इक्वेशन लेके और कैलकुलेशन करेंगे। थोड़ा लेंथी जरूर रहता है क्वेश्चन, लेकिन करनी है कैलकुलेशन आपने। अभी आपको सर्कल दिया गया x² + y² = 1। There is a question, सर्कल है x² + y² = 1 एंड दूसरा सर्कल है x - 1 whole square plus y - 3 whole square। x - 1 whole square plus y - 3 whole square is equal to 9 और is equal to 4 है। 9 equals to 4। अब ये दो सर्कल देके आपको क्या है कि सारी कॉमन टेंजेंट का इक्वेशन निकालो। तो कितनी है ये देखना पड़ेगा। फाइंड इक्वेशंस ऑफ ऑल कॉमन टेंजेंट्स। लेंथी जरूर है क्वेश्चन, कोशिश करो आप लोग करने की। 2-3 मिनट का टाइम दे रहा हूं, खुद ट्राई करिए।
क्या पूछा इसमें C1 0 0 C2 1 3 R1 1 R2 2 what is C1 C2 root 10 which is greater than R1 plus R2 R1 plus R2 3 है और वो root 10 है। इसका मतलब क्या हुआ कि सर्कल एक दूसरे से बाहर है। फर्स्ट केस है ना C1 C2 is greater than R1 plus R2। कितनी कॉमन टेंजेंट होंगी? चार होंगी। जिसमें ध्यान रखना कि C2 बड़ा है, C2 का रेडियस ज्यादा है। तो इधर बड़ा सर्कल, ये छोटा सर्कल, ये टेंजेंट यहाँ आएंगी। ठीक है, तो ये जो पॉइंट होगा P, ये C1 और C2 को ज्वाइन करने वाली लाइन को R1 रेशो R2 में बांटेगा जरूर, लेकिन पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स पर ध्यान से देख लेना। ये जो है 0 0 और ये वाला 1 3। P पॉइंट C1 C2 को 1:2 में एक्सटर्नली डिवाइड करता है, तो 1:2 एक्सटर्नल डिवीजन लगेगा। मतलब C1 का जो रेशियो है वो 1 है, C2 की तरफ का रेशियो 2 है। 1 को इधर मल्टीप्लाई करेंगे, 2 को इधर करेंगे, बीच में माइनस का साइन है। बाकी आपको जैसे भी मेथड जैसे भी आपको समझ में आए वैसे लगा लो। तो इस P पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स निकालने की जरूरत है कि खुद निकालो? P पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स -1 -3 आएंगे। वैसे भी सोच सकते हो, देखो बहुत तरीके आपको मैंने बताया, सेक्शन फॉर्मूला तो कोई लगाना नहीं पड़ता। भी ये 1 है और ये पूरा 2 है रेशियो वाइज, इसका मतलब ये भी 1 हो गया, 1 और 1 होंगे तभी 2 बनेगा। इसका मतलब ये मिड पॉइंट हो गया। तो मिड पॉइंट से सोच लो, जैसे मर्जी सोच लो, यू गेट पॉइंट P। अब P पॉइंट आने के बाद हमें DCT मिलेंगी, तो हमें नहीं पता इस लाइन का यानी इस टेंजेंट का स्लोप कितना है, कंसीडर द स्लोप एज m। तो इस पॉइंट से जाने वाली m स्लोप की लाइन यहाँ लिख देता हूँ, जगह है इधर आगे की विजिबिलिटी। तो -1, -3 से जाती है लाइन y - y1 m into x minus x1, तो mx minus y plus m minus 3 is 0। ये एक लाइन का इक्वेशन, ये भी टेंजेंट नहीं है, ये सिर्फ एक लाइन है जो कि -1, -3 से पास करती है। -1, -3 से जाने वाली इनफाइनाइट लाइंस में से वो लाइन जो सर्कल को टच करेगी उसकी क्या कंडीशन होगी? अगर ये लाइन इस सर्कल को टच करती है, यानी ये लाइन है, तो सेंटर से परपेंडिकुलर डिस्टेंस बराबर रेडियस। कौन सा सेंटर लो? अगर आप ये सेंटर लेंगे तो डिस्टेंस रेडियस यानी 2 के बराबर होगा। अगर आप ये सेंटर लेंगे तो डिस्टेंस 1 के बराबर होगा। दोनों को टच करती है, आप कोई भी ले सकते हैं। मैं 0 0 लेता हूं, 0 0 से परपेंडिकुलर डिस्टेंस मतलब p बराबर यहां पे लाना चाहता हूं, तो 0 0 से परपेंडिकुलर डिस्टेंस x और y की जगह 0 पुट किया। क्या आप श्योर है कि ये जो पॉइंट है वो सर्कल से बाहर है? 100% दो टेंजेंट बनेगी। अगर बाई चांस दो टेंजेंट नहीं बन रही, जो हमने पहले भी क्वेश्चन करा था कि m की दो वैल्यू पक्का आएंगी क्योंकि पॉइंट बाहर है। फिर भी कई बार ऐसी इक्वेशन आ जाती है जिसमें से एक जो टेंजेंट ना बने, जैसे यहां पे ही देख लो, रेडियस 1 है ना, स्क्वायरिंग करता हूं m - 3 होल स्क्वायर, यहाँ m स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर का टर्म कट गया, 6m इज इक्वल्स टू 8, तो m आ गया 4/3। एक ही आंसर आया क्या? एक आंसर का मतलब एक ही टेंजेंट बनेगी या एक ही स्लोप की दो टेंजेंट होंगी? तो फिर दूसरा स्लोप इनफाइनाइट है। हमेशा दो आंसर आने में इनफाइनाइट, कभी किसी इक्वेशन का आंसर नहीं हो सकता। तो ये सेकंड रूट जो है वो इनफाइनाइट है यहाँ पे। तो मेरे पास 4/3 एंड इंफिनिटी, ये दो रूट आ गए। m की दो वैल्यू पुट करूंगा तो आंसर आएगा। m को 4/3 पुट करता हूं, 4/3, तो 4x minus 3y, 4/3, 4 और 9 equals to 5। ठीक है, तो 4x minus 3y equals to 5 एंड इंफिनिटी स्लोप का मतलब पैरेलल टू y एक्सिस, और y एक्सिस के पैरेलल जो भी लाइन होती है उसका इक्वेशन x बराबर कांस्टेंट होता है ना, तो
तो -1 कॉमा -3 से जाने वाली लाइन जो कि y एक्सिस के पैरेलल होता है, इट विल बी x इक्वल्स टू -1 एंड दूसरा लाइन है x बराबर -1। तो ये दोनों कौन सी टेंजेंट्स आ गई? BCD, क्योंकि हमने पॉइंट जो लिया था इधर बाहर की तरफ वाला लिया था, डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट आ चुकी है। इसी तरह से अंदर पॉइंट लोगे, Q पॉइंट निकालोगे, तो Q पॉइंट भी इनको 1:2 में इंटरनली डिवाइड करेगा। जो 1:2 में इंटरनली डिवाइड करेगा, पहले Q पॉइंट निकालोगे फिर यही प्रोसेस लगा दोगे। समझ में आ रही है बात? तो Q पॉइंट फाइंड कर लीजिए। Q पॉइंट इज, देख दूं क्या सीधा, 1/3, 1 जो Q पॉइंट आएगा वो 1/3, 1 आएगा, और 1/3, 1 इंटरनल सेक्शन से निकालने के बाद फिर यही प्रोसेस दोबारा लगा दो, आपके पास दोनों ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट्स की इक्वेशंस आ जाएंगी। कर लीजिए। y minus y1 m into x minus x1। क्या लगता है, कर लोगे क्या क्वेश्चन? छोड़ो, आप लोग तो कर लो, ये लोग बोले तो बात है। हाँ करो करो, देख तो रही देख नंबर लेते रहो। 3y minus 3 एलसीएम ले लिया, mx minus m, तो 3mx minus 3y minus m plus 3। तो इस सेंटर से परपेंडिकुलर डिस्टेंस 0 0 से परपेंडिकुलर डिस्टेंस को रेडियस के बराबर रखेंगे, तो 0 0 से परपेंडिकुलर डिस्टेंस बराबर रेडियस। स्क्वायरिंग करते हैं, m स्क्वायर माइनस 6m प्लस 9m स्क्वायर प्लस 9। यहाँ से m की दो वैल्यू आ गई, एक तो आ गई 0, मतलब 8m स्क्वायर प्लस 6m, एक आ गई -3/2। तो 0 स्लोप वाली लाइन हो जाएगी, m को 0 पुट करोगे तो y इक्वल टू 1 हो जाएगा, और m को -3/4 पे पुट कर देना, जो लाइन आएगी। मतलब ये पूरा प्रोसीजर है, ये कंप्लीट आर्टिकल हो रहा है जिसके अंदर आपने वो सारी बातें कवर कर ली कि लाइन का इक्वेशन भी आ गया, लाइन लेंथ भी आ गई टेंजेंट्स की, और कितनी टेंजेंट्स होंगी, ये सब। मतलब दिस इज अ कंप्लीट डिस्कशन अबाउट कॉमन टेंजेंट्स। चेक करिए, कुछ भी डाउट है पूछ सकते हैं बेटा, अदरवाइज टॉपिक चेंज करें। नहीं वैसे आएगा,
सोच के देखा करो। तो मेरा बाई चांस से आ गया। चलिए एक क्वेश्चन और करते हैं कि कॉमन टेंजेंट पर बेस्ड प्रूव दैट द कॉमन टेंजेंट prove that the common tangents to the circles x square plus y square minus 6x equal to 0 and x square plus y square plus 2x equal to 0 form an equilateral triangle। ये प्रूव करना है आपने कि जो कॉमन टेंजेंट्स हैं उनसे इक्विलेटरल ट्रायंगल बनेगा। चलिए ट्रायंगल कर दूं क्या क्वेश्चन? जैसे आज जो टॉपिक था वो फैमिली ऑफ सर्कल्स करवाया था ना, आपको बोला था वो फैमिली ऑफ सर्कल्स करवाओ। तो स्ट्रेंथ कम है इसलिए थोड़ा आसान वाला टॉपिक पिक कर लिया। कर लीजिए इसको कंप्लीट। बताइए एक्सप्लेन मेरी सर्कल की सिचुएशंस कैसी हैं? तब कितनी कॉमन टेंजेंट है? तीन ऑब्जेक्ट के ट्रायंगल बनेगा, ठीक है। और चार में से तो तीन ट्रायंगल बना देंगे जो पता है इसमें है ही नहीं, जब क्यों सोचा। एक ट्राई आप लोग कर लो, उसके बाद बताता हूँ। आप लोग करो भी, जल्दी से निकालो, डायग्राम बनाओ। क्या हो गया? क्या सोच विचार करना है? ये कुछ नहीं अब देखना है अभी, मतलब इतने साल गए क्लास में आते हैं ध्यान नहीं आते, सीधा शुरू हो जाता है। तो क्लास में आए इतना सारा काम करा, सारा पुराना काम है। ये सोच के आज से क्लास में ये कभी समझ नहीं आया। मैं 4 बार बोर्ड कर दिया था, दो लाइन ना ये रियल में पहली बार है ना ये सारा साल हो गया वहां 20 दिन फालतू बैठा फालतू पैसा समझा था। चलो करो करो जल्दी से बताओ। देखो समझ में आया कि नहीं आया? इसीलिए से मैं समझा रहा हूँ, समझ तो आया होगा। दो वर्ड निकले थे सिर्फ तेरे आने से पहले बेटा। ये डीसीटी का मतलब डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट इसमें पहले कुछ लेता एक होती है डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट, एक ऐसी टेंजेंट जिसके लिए
ऊपर टेंजेंट बन जाए तो दोनों सेंटर नीचे, नीचे बन जाए तो दोनों सेंटर ऊपर, उसको कहते हैं डीसीटी। और जो ऐसे मेरे वाली रही एक सेंटर ऊपर एक सेंटर नीचे होती है डीसीटी। बाकी तो सिंपल कैलकुलेशन है। कॉमन टेंजेंट सीधी है, ये दो डायग्राम बना के दिखाए तो दो डायग्राम बना उसके कंडीशन से बच्चे जब दो सर्कल एक दूसरे से बाहर बने तो चार बनेंगे, ऐसे ही दो दो सौ तो C1 सेक्टर सेंटर के बीच का डीसी निकला R मतलब 60 से ज्यादा कितना पड़ेगा इसको करना है, समझ लेना साथ साथ। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाते हैं, कैसे पता लगेगा अभी? तीनों पर तो जाना ही नहीं पड़ेगा ना, हमें सोचना तो यही है। ये जो पहला सर्कल है सेंटर इज 3,0, रेडियस इज 3, एंड जो दूसरा है -1,0 एंड रेडियस इज 1। बट ऑब्वियस दोनों टेंजेंट जो होंगी इधर लेफ्ट साइड में जाएंगी और तीसरी टेंजेंट है y एक्सिस को दिया। और सिमेट्री से हमने जो पढ़ा हुआ है कि ये लेंथ बराबर होती है ना, और ये लेंथ भी बराबर होती है, तो उसके अकॉर्डिंग ये जो लेंथ है यहाँ तक ये भी बराबर होगी। ठीक है, पता है ना ये चीज? तो सिमेट्री साफ साफ दिख रही है। अगर इस पॉइंट का नाम Q और इसका R रख दिया जाए, ये ABCD, तो एक बात क्लियर है कि ट्रायंगल PQR इज आइसोसेलेस ट्रायंगल। PQR आइसोसेलेस है, ये पता है कि नहीं पता? अगर ये पता है तो उसके बाद तो बचा ही कुछ नहीं। आइसोसेलेस ट्रायंगल को इक्विलेटरल बनाने के लिए क्या करना होता है? या तो तीसरी साइड बराबर आ जाए, उसके पहले दो साइड भी पता होनी चाहिए, या फिर एक एंगल, कोई एक एंगल 60 डिग्री आ जाए। एक आइसोसेलेस ट्रायंगल का कोई एक भी एंगल 60 हो जाए तो सारे 60 हो जाएंगे कि नहीं? समझते हो ना? कोई एक एंगल को 60 प्रूव कर दो चाहे। इसका रेडियस 3 है, इसका रेडियस 1 है, ये -1,0, ये 3,0। ये जो पॉइंट है, ये जो पॉइंट है वो पॉइंट इस C1 और C2 को 1:3 में डिवाइड करेगा कि नहीं करेगा? बताओ। अगर इसको C1 और इसको C2 बोल दिया जाए तो PC1:PC2 इज इट 1:3 एक्सटर्नली। तो एक्सटर्नल सेक्शन का फॉर्मूला लगाएंगे, इसका रेशो 1 है उसको उधर मल्टीप्लाई करेंगे, इसका रेशो 3 है उसको इधर मल्टीप्लाई करेंगे, बीच में माइनस का साइन होता है क्या? अपॉन 1 - 3, यही है ना सेक्शन फॉर्मूला। जिस तरफ का रेशियो है उसको दूसरी तरफ मल्टीप्लाई करते हैं तो ये 0 0 वाला तो 0 ही हो जाएगा। तो 3 + 3 6 अपॉन 3 -3,0 आ गया। ये जो पॉइंट है -3,0 आ गया। अब इस पॉइंट के -3,0 आने से ये डिस्टेंस कितना हो गया? 2। ये 1, ये एंगल 90 डिग्री। अगर इसको थीटा ले लिया जाए तो थीटा के सामने परपेंडिकुलर यानी sin थीटा लेना पड़ेगा। sin थीटा 1/2 आ गया ना, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। इसका मतलब थीटा 30 डिग्री हो गया। यस सर, थीटा 30 डिग्री हो गया। इसका मतलब एंगल QPR 60 डिग्री और एक भी एंगल 60 आ गया ट्रायंगल। मतलब लेंथ वगैरह निकालने की जरूरत नहीं है, फिर भी लेंथ निकाल लें वो तो जाएगा। द क्वेश्चन विल बी लेंथी, लेंथ से क्वेश्चन की लेंथ भी बढ़ जाएगी, साथ साथ क्वेश्चन बड़ा हो जाएगा। ठीक है, क्या इतना क्लियर है? यहाँ तक कुछ पूछना है किसी ने तो देखिए। TCT 0 आ रही है। क्या कह रहे हो? TCT 0 आ रही है। TCT की लेंथ 0, बिल्कुल सही कह रहे हैं। TCT ही है ही नहीं इसके अंदर, TCT एक है। लेंथ क्या होती है? लेंथ ऑफ TCT जहां वो दोनों सर्कल्स को टच करेंगे उनके बीच का डिस्टेंस। तो ये कॉमन पॉइंट पे टच करेगी ना दोनों। जब कॉमन पॉइंट पे टच करेगी तो बट ऑब्वियस उन दोनों पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस तो 0 ही है। तो लेंथ ऑफ TCT विल बी 0। पूछा भी नहीं गया वैसे। ठीक है, यहां तक सब समझ में आ गया। नेक्स्ट टॉपिक कर ही लेते हैं स्टार्ट। फैमिली ऑफ सर्कल थोड़ा करना पड़ेगा।
नोट कर लिया क्या? यस सर फैमिली ऑफ सर्कल्स। तो फैमिली ऑफ सर्कल्स में काफी सारे केसेस बनेंगे। इसमें सबसे पहली फैमिली जो पढ़ने जा रहे हैं वह दो सर्कल्स के इंटरसेक्शन से जाने वाला सर्कल, एक सर्कल S और एक सर्कल S डैश। तो फर्स्ट केस है फैमिली ऑफ सर्कल्स थ्रू the intersection of two circles। दो सर्कल्स के इंटरसेक्शन पॉइंट्स, दो पॉइंट होंगे ना, दो पॉइंट लेट ए एंड बी, कितने सर्कल्स पास कर सकते हैं इन दो पॉइंट्स? अगर आपको कोई दो पॉइंट दे दिए जाए तो उनसे इनफाइनाइट सर्कल पास करते हैं। तो इनफाइनाइट सर्कल्स जो होंगे इन दोनों पॉइंट से जाने वाले, ठीक है, जैसे भी बनेंगे ये वाले, इसका इक्वेशन होता है s प्लस लैम्डा s डैश इज इक्वल टू 0। जैसे लाइन में पढ़ा था l1 प्लस लैम्डा s2, तो s प्लस लैम्डा s डैश इज इक्वल टू 0। लेकिन इसमें दो बातें सोचने की रहती हैं। मैंने आपको उस टाइम भी बताया था कि कैसे पता लगेगा कि ये इन्हीं दोनों पॉइंट से पास करता है। ये पॉइंट सेटिस्फाई करने चाहिए। क्या पॉइंट ए दोनों सर्कल्स में है? पॉइंट ए पुट करने पर s और s डैश दोनों जीरो आएंगे कि नहीं? तो अगर मैं इसके अंदर a पुट कर दूं, अगर मैं इसके अंदर a पुट कर दूं तो ये भी जीरो, ये भी जीरो, तो सेटिस्फाई करेगा ना? इसी तरह अगर मैं b पुट कर दूं तो सेटिस्फाई करेगा। इससे क्या पता लगा a और b को पुट करने से? a और b पुट किया, a और b दोनों ने इसको सेटिस्फाई किया, इससे क्या पता लगा, क्या इंफॉर्मेशन मिली? कि ये जो कुछ भी है, ये जो कुछ भी है, ये a और b के इंटरसेक्शन से पास करता है। सॉरी, ये a और b से पास करता है। a और b से पास करता है, इसका मतलब s1 और s और s डैश के इंटरसेक्शन से पास करता है। तो यहां से हमें ये तो श्योरिटी होगी कि इट इज अ फैमिली। इज इट अ फैमिली और इज इट अ कर्व? फैमिली ऑफ कर्व में इनफाइनाइट मेंबर होते हैं। लैम्डा की वैल्यू बदलते हो, लैम्डा की वैल्यू बदल के आप इनफाइनाइट कर्व्स निकाल सकते हो। इट इज अ फैमिली ऑफ कर्व्स। आई एम नॉट सेइंग फैमिली ऑफ सर्कल्स। इट इज अ फैमिली ऑफ कर्व्स व्हिच पासेस थ्रू a एंड b। a और b से जाने वाली फैमिली है, ये तो पक्का है। लेकिन हमें चाहिए सर्कल, फैमिली ऑफ सर्कल थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ टू सर्कल्स। हम ये चाहते हैं कि सर्कल बने। अगर ये सर्कल है तो आप कह सकते हो फैमिली ऑफ सर्कल्स। तो बताओ क्या ये सर्कल है? s प्लस लैम्डा s डैश। s एक सर्कल है, s खुद एक सर्कल है। तो s का जो इक्वेशन होगा वो कुछ x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इस टाइप का इक्वेशन होगा, सर्कल जैसा। s डैश ये भी x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर टाइप का इक्वेशन होगा। जब आप s प्लस लैम्डा s डैश निकालेंगे तो लैम्डा कॉमन आ जाएगा, या x स्क्वायर ऐड होके 1 प्लस लैम्डा इनटू x स्क्वायर, 1 प्लस लैम्डा इनटू y स्क्वायर। x स्क्वायर और y स्क्वायर के कोएफिशिएंट बराबर आ रहे हैं। इज इट अ सर्कल? यस। अगर ये सर्कल है तो मैं कह सकता हूं फैमिली ऑफ सर्कल्स। लेकिन अगर लैम्डा हो गया -1, अगर लैम्डा हो गया -1 तो x स्क्वायर कट जाएगा, y स्क्वायर कट जाएगा, बचेगा क्या? जीरो नहीं, और भी तो टर्म है ना, x वाली टर्म्स होंगी, y वाली टर्म्स होंगी।
अगर ये लैम्डा -1 हो गया तो ये लाइन बचेगी, लेकिन फिर वही बात, लाइन तो बचेगी पर क्या ये लाइन ए और बी से जाएगी? ए और बी को सेटिस्फाई कर ही रहे हैं, तो लैम्डा शुड नॉट बी -1। लेकिन साथ साथ हम ये समझ गए कि जब लैम्डा -1 होगा उस वक्त ये एक लाइन बनेगी, ऐसी लाइन जो ए और बी से जाए, और ए और बी से जाने वाली लाइन क्या होगी? इसका मतलब अगर ए और बी से जाने वाली लाइन ले लूं तो उसको कहेंगे क्या? कॉमन कोड कहेंगे ना, दोनों सर्कल की कोड है। तो मतलब एक बात क्लियर होगी, यही सही कि जो कॉमन कोड है दो सर्कल्स की, जो कॉमन कोड होती है उसका इक्वेशन कैसे निकलेगा? लैम्डा को -1 ले लूं तो क्या बचेगा? ये s और ये s डैश। तो कॉमन कोड का इक्वेशन निकालने का तरीका ये याद रखना, आपके बाद काफी बड़ा काम आएगा। s minus s dash is equal to 0. It gives you a common code of the two circles. It is the common code of two circles. Clear है क्या? Yes sir. तो दिक्कत तो नहीं आता किसी को? ये हो गया फर्स्ट फैमिली ऑफ सर्कल्स। एक ऐसा फैमिली ऑफ सर्कल्स जो दो सर्कल के इंटरसेक्शन से जाए, फैमिली ऑफ सर्कल्स थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ टू सर्कल्स। इसी तरह से दूसरा केस है, family of circles through the intersection of a circle and a line। एक सर्कल S is equal to 0 को एक लाइन L is equal to 0 काटती है। जहां काटती है उन पॉइंट से जाने वाले इनफाइनाइट सर्कल्स, दैट इज फैमिली ऑफ सर्कल्स, इसका इक्वेशन होता है s प्लस लैम्डा l। सेम लॉजिक, s प्लस लैम्डा l, क्योंकि आप इसमें s प्लस लैम्डा l में चेक करिए, अगर मैं s प्लस लैम्डा l में a पॉइंट पुट करूं क्या सेटिस्फाई करेगा? a पॉइंट जो है वो s में भी है और L में भी है, तो ये दोनों को 0 बनाएगा ना। yes, जब एक पॉइंट इसमें पुट करूंगा दोनों 0 बन जाएंगे। yes, इसी तरह B भी सेटिस्फाई करेगा। तो S प्लस लैम्डा L क्या है? इट इज अ फैमिली ऑफ कर्व्स। कैन आई से फैमिली? लैम्डा की इनफाइनाइट वैल्यू हो सकती है, कुछ भी पुट करो। तो फॉर डिफरेंट वैल्यूज ऑफ लैम्डा इट रिप्रेजेंट्स डिफरेंट कर्व्स। सो इट इज ए फैमिली ऑफ कर्व्स, नॉट सेइंग सर्कल्स। It is a family of curves through A and B, and if it becomes a circle, we will say family of circles. So क्या ये family of circles है? क्या ये circle बनेगा? ऐसे एक circle है, equation कैसा? जैसे x square plus y square plus 2x minus 4y minus 4y, ऐसा कुछ भी। उसमें जब line ऐड करूँगा, कुछ भी ऐड सब्ट्रैक्ट करके lambda l करके जब line ऐड करूँगा, तो वो जो lambda l से टर्म्स ऐड होंगी, वो टर्म्स कौन सी टर्म्स को चेंज करेंगी? लीनियर टर्म्स को, x और y वाली टर्म्स को और कांस्टेंट टर्म को। x पर y स्क्वायर तो नहीं बदलेगा, मतलब जो फाइनली s प्लस लैम्डा l बनेगा उसमें x स्क्वायर होगा, y स्क्वायर होगा, कुछ टर्म्स x की, कुछ टर्म्स y की, कुछ टर्म्स कांस्टेंट। इज इट द फॉर्म ऑफ ए सर्कल? 100% एक सर्कल बनेगा, तो इट इज अ फैमिली ऑफ सर्कल आप कह सकते हैं। तो पहला था फैमिली ऑफ सर्कल्स थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ टू सर्कल्स, दूसरा है फैमिली ऑफ सर्कल्स थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ ए सर्कल एंड ए लाइन। ऐसे बहुत सारे केसेस बनाए जा सकते हैं।
अब लैम्डा जो है उसकी इनफाइनाइट वैल्यूज पॉसिबल है। आपसे कोई एक पर्टिकुलर सर्कल पूछा जाएगा, जो एक पर्टिकुलर सर्कल पूछा गया उसके लिए एक पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ लैम्डा आ जाएगी। जैसे मान लीजिए इसीलिए कहते हैं आपको ये सर्कल दे दे, लाइन दे दे, कहते हैं वो फैमिली ऑफ सर्कल बनाओ जो इस पर्टिकुलर पॉइंट से पास करता है। तो जब वो वाला पॉइंट इसमें पुट करूंगा तो लैम्डा की एक वैल्यू आ जाएगी, उस लैम्डा की एक वैल्यू पे एक फिक्स सर्कल आ जाएगा। तो ऐसा कुछ भी दिया हो सकता है लैम्डा निकालने के लिए। तो अगला क्वेश्चन है फाइंड द इक्वेशन of circle having chord x cos alpha plus y sin alpha is equals to p of circle x square plus y square equals to a square as a diameter। क्वेश्चन का मतलब ध्यान से समझ के चलिएगा तो क्लियर हो जाएगा कि हाँ ये इन्हीं टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन है। फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल, एक सर्कल निकालना है। कैसा सर्कल जिसका एक कोड एक डायमीटर और ये कोड इस सर्कल की। फिर से समझिए, ये एक सर्कल है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर a स्क्वायर। इस सर्कल की एक कोड है x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा बराबर p। अब आपको वो सर्कल निकालना है जिसका कि ये जो कोड है वो डायमीटर है। तो सबसे पहली बात तो ये जो सर्कल आपने निकालना है वो सर्कल क्या इस सर्कल और इस लाइन के इंटरसेक्शन से जाता है। इस सर्कल को अगर मैं s बोल दूं और इस लाइन को अगर मैं l बोल दूं तो जो सर्कल आप निकालना चाहते हो क्या ये सर्कल इन दोनों के इंटरसेक्शन के कारण s प्लस लैम्डा l होएगा। और लैम्डा निकालने के लिए आपको क्या दिया गया, लैम्डा निकालने के लिए आपको बताया गया कोई इंफॉर्मेशन, ये जो कोड है, ये जो कोड है वो इस सर्कल का डायमीटर है। जब कोई कोड, जब कोई लाइन किसी सर्कल का डायमीटर होती है तो सर्कल का सेंटर उस लाइन पे लाई करता है ना। तो सर्कल का सेंटर निकाल के इस लाइन पर लाई कराएंगे, उससे लैम्डा की वैल्यू मिलेगी। अब ध्यान से देखिए, पहले तो हम इस सर्कल को निकालते हैं s प्लस लैम्डा l। ठीक है, इट इज s प्लस लैम्डा। नाउ वी नीड द सेंटर। सेंटर निकालने के लिए सिंपलीफाई करने की जरूरत नहीं है क्योंकि सेंटर x और y की टर्म से निकलता है। सेंटर क्या होगा, x कोफिशिएंट को आधा करके नेगेटिव लेना होता है क्या, x कोफिशिएंट का आधा विद नेगेटिव साइन एंड y कोफिशिएंट का भी आधा विद नेगेटिव। ये आ गया सेंटर। ये इस सर्कल का सेंटर है जो आपने फाइंड करना है। और हमें कहा गया है कि ये जो सर्कल है ना इसका डायमीटर ये लाइन है। इसका मतलब इस सर्कल का जो सेंटर है वो इस लाइन पे लाई करेगा। यस सर। तो ये जो सेंटर है, इस सेंटर लाइज ऑन लाइन L। तो इसको इसमें पुट करेंगे, सेटिस्फाई करना चाहिए। x की जगह माइनस लैम्डा बाय 2 cos अल्फा पुट किया इनटू cos अल्फा, y की जगह माइनस लैम्डा बाय 2 sin अल्फा पुट किया इनटू sin अल्फा। तो माइनस लैम्डा बाय 2 कॉमन लेने के बाद क्या बचा, cos स्क्वायर अल्फा प्लस sin स्क्वायर अल्फा व्हिच इज 1। तो यहां से आपको लैम्डा की वैल्यू मिलेगी -2p। तो लैम्डा की जब ये वैल्यू यहां पुट करेंगे तो सर्कल का इक्वेशन फॉर ए फिक्स लैम्डा, दिस इज अ फिक्स वैल्यू ऑफ लैम्डा क्योंकि p जो है वो कांस्टेंट है, क्वेश्चन में दे रखा है। फॉर ए फिक्स वैल्यू ऑफ लैम्डा यू हैव अ फिक्स सर्कल। तो आपको एक सर्कल मिल गया जो कि इस पर्टिकुलर लैम्डा के लिए आएगा। तो बेसिक बात यहां से क्या समझ आती है कि आपने क्वेश्चन को देख के सबसे पहले तो पहचानना है कि ये सर्कल और ये लाइन दे रखी है और जो सर्कल हमें चाहिए वो इन दोनों के इंटरसेक्शन से जाता है। तो इसका मतलब ये सर्कल और लाइन वाली फैमिली का क्वेश्चन है। और उसके बाद लैम्डा निकालने के लिए जो कंडीशन दे रखी है उसको रिकॉग्नाइज करना पड़ेगा कि दे रखा है कि लाइन डायमीटर है। अब आधी बार तो बच्चों को पता लग जाता है कि लाइन डायमीटर है,
ये नहीं पता लगता कि डायमीटर तो करें क्या, यूज कैसे करें डायमीटर, तो वो भी पता लगना चाहिए कि जब ये लाइन डायमीटर है इसका मतलब इस सर्कल का जो सेंटर है वो इस लाइन पे लाई करेगा। ठीक है, क्लियर? यस सर। एक बार आज इतना ही करेंगे कि वैसे तो काफी काम हो गया, और जिसने आज लेक्चर नहीं देखा उसको दिक्कत आएगी। अपने जो साथ के लोग हैं बाकी उनको बता दीजिएगा, रिकॉर्डिंग करिए, पोस्ट दिस जहाँ भी ग्रुप वगैरह में जैसे भी डाल देंगे तो उसको जरूर देख लें सब लोग, अदरवाइज कल समझ नहीं आएगी बातें, आप लोगों की जरूरत लगे तो इसको एक बार तो रिवाइज करके आना अच्छे से। फैमिली ऑफ सर्कल्स के 3-4 केस हो रहे हैं वो बचे, और 2-3 छोटे छोटे आर्टिकल्स हैं, रेडिकल सेंटर, रेडिकल एक्सिस, इंटरसेक्शन, कल के दिन में थ्योरी पूरी कर दूंगा इस चैप्टर की। चलिए ठीक है, इसको बंद कर दो।